आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम पे है। तो इकोसिस्टम में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले हम इन टर्म्स की बात करेंगे। अच्छा, इसमें देखें, एक टर्म है इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी है, दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और उनका अपनी इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारी एक सराउंडिंग है, तो हमने उस सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करना है और साथ जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो इसको हम इकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे दो वर्ड है इसके अंदर, एक बायो और एक स्फीयर। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर का मतलब होता है रीजन जहां पर वो रह रहे हैं। सो रीजन वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशियन। यानी पूरे का पूरा वो रीजन जो कि एटमॉस्फेयर से लेकर जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वहां से ओशियंस तक, क्योंकि डीप सी वाटर के अंदर भी लाइफ होती है, उस तमाम को हम बायोस्फीयर कहेंगे। तो ये भी आपने इसमें एक टर्म याद रखनी। फिर पॉपुलेशन है अगला। ऑल मेंबर ऑफ ए स्पीशी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। जितने भी किसी एरिया के अंदर स्पीशी के मेंबर होंगे उसको पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ जो स्पीशी होगी वो एक ही होगी, सिंगल स्पीशी। यानी उसके डिफरेंट मेंबर, जैसे इंसान है, सारे के सारे इंसान एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी हम डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही है। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल बात करो, फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी है क्योंकि उसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन है। लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक स्पीशी जो है वो कंसिडर होगी। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मींस बायोटिक कम्युनिटी विद कंबाइंड विद ए बायोटिक इन्वायरमेंट। अब दो चीजें आगे हमने पढ़ना भी है। बायोटिक जो है वो लिविंग को कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, जितने भी लिविंग ऑर्गेन सारे बायोटिक है। और ए बायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, जैसे हवा है, पानी है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सारे ए बायोटिक। लेकिन दोनों को जब हम कलेक्टिवली देखेंगे तो इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन आती है। जब पॉपुलेशन आएगी तो उसके बाद अगला जो लेवल आएगा वो कम्युनिटी का आएगा। कम्युनिटी। अब इसमें भी बायोटिक फैक्टर है, लेकिन यहां जो बायोटिक फैक्टर है वो सारे सिमिलर है। लेकिन यहां पर भी बायोटिक ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट स्पीशीज जो है वो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अब जब इसके साथ ए बायोटिक को भी हम जमा कर देंगे, यानी कि नॉन लिविंग जो है उनको भी साथ कंसिडर करेंगे, तो वो स्पेसिफिकली ओवरऑल इकोसिस्टम बन जाएगा। ये इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद दो चीजें, एक हैबिटेट और एक निश। ये दोनों क्लोजली रिलेटेड टर्म होती है। हैबिटेट कहते हैं द ऑर्गेनिजम्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जो ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा वो उसका हैबिटेट है, एक्चुअल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर एक्चुअली दे लिव। और निश जो होता है दैट इज द ऑर्गेनिज्मिक रोल इन द कम्युनिटी, कि वो हम देखते हैं कि वो अपना रोल क्या प्ले कर रहा है, उसकी जॉब क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। तो ये निश आ जाएगी। तो दोनों बड़े क्लोजली रिलेटेड है। जैसे आप एक जगह पे रह रहे हैं, जो आपका एरिया है जहां आप रह रहे हैं, आपका घर, वो तो आपका हैबिटेट। लेकिन आप एक स्पेसिफिक रोल भी उस कम्युनिटी के अंदर प्ले कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपको प्रोफेशन है, वो आपकी निश होगी। तो ये जो इकोलॉजिकल टर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में जैसे भी हमने बात की है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर। अब नॉन लिविंग में दो तरह के आ जाएंगे, क्लाइमैटिक और एडेफिक। क्लाइमेटिक जो होते हैं उसमें रेन है, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, ये एयर के अंदर होते हैं स्पेसिफिकली। और एडेफिक जो है वो सॉइल है, मिनरल है, ऑक्सीजन है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है वो जो अपर लेयर होती है सॉइल की, या अर्थ की जो स्टडी होती है उसको हम देखते हैं कि इसके अंदर टोपोग्राफी को स्टडी करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एडेफिक फैक्टर में आ जाएगी। बायोटिक में अब तीन मेन आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये तीनों टर्म्स का पता होना चाहिए आपको। प्रोड्यूसर्स वो है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद बना लेते हैं। जैसा कि इसके अंदर प्लांट है, इसमें एल्जी है, ये
प्रोड्यूसर है, अपनी एनर्जी फिक्स करते हैं, अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। और कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी एनर्जी खुद से नहीं ले सकते बल्कि कंज्यूम करते हैं, जैसा एनिमल्स हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जैसा कि इसमें फंजाई भी आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जो रिसाइकलिंग करते हैं डिफरेंट इको जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इसमें स्पेसिफिकली बैक्टीरिया आ जाते हैं जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, इसके अलावा इसमें फंजाई आ जाते हैं। तो ये 3 लेवल हैं और आगे चल के हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। बहरहाल कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों को अपने डिफरेंशिएट करना है। अच्छा जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई दफा इसमें से भी सवाल आया, एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब होता है? देखें, इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसा कि यहाँ जो क्वेश्चन में आता है कि सबसे जो बेसिक ट्रॉफिक लेवल है वहां प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और इसको हम कहते हैं दे आर एट बेसिक ट्रॉफिक लेवल। ये एक बेसिक ट्रॉफिक लेवल। यहां से एनर्जी जाती है, रैबिट उसको ले रहा है, यानी घास को वो खा रहा है। जो रैबिट होगा, अब वो क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खा रहा है तो ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। और यहां से देखिए कितनी एनर्जी आगे जा रही है, यहाँ पे 10,000 कैलोरी है और यहाँ पे 1,000 कैलोरी प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से 90% एनर्जी लॉस्ट हो गई या यूटिलाइज हो गई, एंड ओनली 10% एनर्जी जो कि अगले लेवल के अंदर जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने परसेंट एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल, वो ओनली 10% है। और उसके बाद देखें सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगी। अब यहाँ अगर 1,000 है, यहाँ पे 100 है, और ये स्नेक जो है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, स्नेक जो है वो रैबिट को खाता है। अब उसके बाद चले जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर पे। अब देखें टर्शरी में से उसका 10%, सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी होगी। अब उसकी वजह क्या है कि जितने भी लोअर ट्रॉफिक लेवल है वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, बहुत सी एनर्जी हीट लॉस होती है और बहुत थोड़ी एनर्जी ऊपर जाती है, जिसकी वजह से जब भी जो इसका ट्रॉफ हम बनाते हैं डायग्राम, तो ये पायरामिडल होती है ऐसे। उसकी वजह क्या कि अगर एक स्टेबल इकोसिस्टम है तो उसमें प्रोड्यूसर्स ज्यादा होने चाहिए, ये देख ये बहुत ज्यादा है, और प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम है, और सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है, टर्शरी उससे भी कम है। तो ये स्टेबल इकोसिस्टम में एक फिनोमिना है। अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं प्रोड्यूसर्स को मैं कम कर दूं, तो इसका मतलब है कि ऊपर पूरे के पूरे जो लेवल्स हैं वो इफेक्ट होंगे और वो डिस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो स्टेबिलिटी उसी वक्त होता है, ये पायरामिडल शेप ही होता है हमेशा, चाहे एनर्जी के लिए ले या अगर जो बायोमास वगैरह के लिए लेते हैं, तो ये इसी तरह से एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। तो यहाँ याद रखना है बहुत थोड़ी। अच्छा जी, इन्वायरमेंट के अंदर कुछ रिलेशनशिप भी होते हैं, यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं। ओवरऑल इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब इसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है। अब ये दो मेंबर है, ये एक ये हनी बी है, सॉरी फ्लावर है, उसके फिर नेक्टर है, और इधर आपको हनी बी जो है वो मिल रही। अब ये दोनों एक दूसरे फायदा दे रहे हैं। अब बी जो है दैट विल गेट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और जब वो नेक्टर लेने जाएगी तो साथ फ्लावर जो है उसके पोलन ग्रेन को भी ट्रांसफर करेगी, तो वो पोलिनेशन करेगी। तो इसका मतलब है अगर तो उस एसोसिएशन में दोनों मेंबर बेनिफिटेड हो, दोनों मेंबर का फायदा हो, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे। जैसे म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि बाहमी। एक टर्म यूज होती है कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म जो है इसमें एक का फायदा होता है और दूसरे का कोई फायदा ना कोई नुकसान है। जैसा कि यहाँ पर एक मेंबर है बर्नैकल्स, इनको फूड मिलती है, लेकिन जो वेल है दैट इज अनअफेक्टेड। अब होता यह है कि ये जो बर्नैकल्स होते हैं ये वेल के साथ अटैच हो जाते हैं, और वेल जब दूसरे एनिमल को खाती है
तो उसमें से जो फूड रिमेन्स नीचे गिरते हैं उसको ये खाते रहते हैं। अब देखें अगर ये अटैच ना भी हो तो व्हेल को उसका कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन इसका फायदा हो गया, यानी इसको फूड मिल गई। तो जो बड़ी मछलियां जो होती हैं उनके नीचे छोटी मछलियां अटैच हो जाती हैं। अब शार्क के नीचे छोटी छोटी मछलियां जो है वो अटैच हो जाती है, और जब शार्क मूव करती है तो वो छोटी मछलियों की जान भी बच जाती है, क्योंकि शार्क के करीब कोई नहीं आएगा, और साथ उनको फूड भी मिल जाती है। अब देखिए शार्क का तो कोई फायदा नुकसान नहीं इसके अंदर, लेकिन छोटी मछलियों का फायदा हो जाता है। तीसरा एसोसिएशन जो होता है वो पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म होस्ट और पैरासाइट के दरमियान होता है। मसलन ये टिक फीड्स ऑन द कैट ब्लड, इसका फायदा हो रहा है, लेकिन कैट गेट स्किन इन्फेक्शन, वो उसका नुकसान हुआ। तो इसका मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। इसी तरह से एक और एसोसिएशन भी है, उसको कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे एसोसिएशन होता है इकोसिस्टम के अंदर। अब प्रीडेटर प्रे में, प्रीडेटर शिकारी है, इसका फायदा होता है, प्रे को वो खाता है उसका नुकसान होता है। लेकिन यहाँ दोनों में, जैसे प्रीडेशन में और पैरासिटिज्म में, एक का फायदा एक का नुकसान। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि प्रीडेटर के लिए लाजमी है कि वो प्रे को किल करे, लेकिन पैरासाइट के लिए लाजमी नहीं है कि वो होस्ट को किल करे अपनी फूड लेने के लिए। किल हो भी सकता है, लेकिन वो बगैर किल किए वहां से फूड ले सकता है। सो ये डिफरेंट जो एसोसिएशन होते हैं, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। कोई आपको एक कंडीशन दे के, कोई सिचुएशन दे के, कोई एग्जांपल दे के आपसे पूछ सकता है कि बताएं ये एसोसिएशन का नाम क्या है। तो ये 4 एसोसिएशन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे प्रिडेशन है, अब शेर और हिरन है, जंगल के अंदर है, वहां एसोसिएशन चल रहा है, जंगल स्टेबल रहता है इस वजह से। लेकिन अगर कोई एक मिसिंग है उसके अंदर, जैसे अगर प्रिडेशन में लाइक शेर नहीं है, तो हिरन की तादाद बढ़ती जाएगी, और हिरन इतने ज्यादा हो जाएंगे और वो इतनी ज्यादा ग्रेजिंग करेंगे वहां पर, दे में टर्न द दैट फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। डेजर्ट में वो बदल देंगे उसको, इतने ज्यादा वो ग्रेजिंग करेंगे, ग्रास की प्रोटेक्शन कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये माहौल के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। अच्छा जी, नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन कई दफा है, या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं जिसमें कार्बन साइकिल भी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम कुछ स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपने इसको गौर से जो है वो देखना है। इसमें देखें, N2 गैस है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये हमारे डायरेक्ट किसी फायदे में नहीं होती। अब हम भी जब सांस लेके जाते हैं अंदर, तो नाइट्रोजन हम लेके जाते हैं अंदर, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है हवा के अंदर। लेकिन नाइट्रोजन जैसे ही अंदर जाती है, एज इट इज वो बाहर हम निकाल देते हैं। हम डायरेक्ट गैस को यूज नहीं करते, डायरेक्ट प्लांट भी गैस को यूज नहीं करते। तो पहले इसको कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्जन के बाद फिर इसको कुछ फॉर्म में ले जाया जाता है, फिर वो यूज हो सकती है। मसलन अब कैसे देखें, एक फिनोमिना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बैक्टीरिया करते हैं। ये प्लांट की रूट्स के साथ अटैच होते हैं। बैक्टीरिया का नाम जो है यहाँ पर राइजोबियम। ये क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस अमोनिया को आगे नाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देंगे NO2 में। NO2 जो होती है दैट इज नाइट्राइट्स। और फिर उसके बाद फर्दर नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको NO3 में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट NO3 इज नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स, और ये प्लांट्स के अंदर जाएगी। यानी मोस्टली प्लांट इसी को ही अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे। ये प्लांट में चली जाएगी, प्लांट नाइट्रोजन से अपना बॉडी मास बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और जब प्लांट को एनिमल खाते हैं तो फिर वो एनिमल के अंदर जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट कैसा नहीं हम ले सकते, वो इस फॉर्म में आती है हमारी बॉडी में। फिर वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आ गई, हमने अपना बॉडी मास बनाया आफ्टर द डेथ ऑफ दैट एनिमल और प्लांट। अब एनिमल और प्लांट की जब डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं बॉडी को, और जब वो डिकम्पोज करते हैं तो उसके रिजल्ट में अमोनियम आइन बनते हैं, अमोनियम आइन। दैट स्टेप इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। यानी कि जो बॉडी में नाइट्रोजन थी उसको अमोनिफिकेशन के रिजल्ट में अमोनियम आइन में कन्वर्ट कर दिया। अब अमोनियम आइन फिर से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे, और इस तरह से। तो एक्चुअल जो नाइट्रोजन साइकिल है मतलब सॉइल के अंदर होता है, वो ये वाला है। ये एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल है, ये ऐसे चलता रहता है कि सॉइल के अंदर है, सॉइल से प्लांट में गए, प्लांट से एनिमल में, एनिमल प्लांट की डेथ हुई, अगेन इन द सॉइल, एंड देन वो इस तरह से चलता रहता है।
लेकिन अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक सेपरेट स्टेप है, और वो अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा नाइट्रोजन साइकिल फिर भी चल रहा है। अब समटाइम कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इस नाइट्राइट्स को वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये भी एक अलग स्टेप है। अगर हो रहा है तो नुकसान है, अगर नहीं हो रहा तो फायदा है। अगर हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी सॉइल के अंदर, और वहां पर प्लांट की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं। अब यहाँ एक दो चीजें नोट कर लें कि नाइट्रोजन साइकिल के जो बेसिक स्टेप है ना, वो तीन है। नंबर वन, अमोनिफिकेशन। नंबर टू, नाइट्रिफिकेशन। एंड नंबर थ्री, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है अपटेक करना नाइट्रेट्स का और अपना बॉडी मास बनाना। तीन स्टेप है नाइट्रोजन के साइकिल के। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है, ये सेपरेट है, दे आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। वो या तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जमीन में ला रहे हैं या वापस उसको लेके जा रहे हैं। तो ये आपके सामने जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये किस तरह से प्रोसीड होता है। और नाइट्रोजन जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, दो कॉन्सेप्ट हैं, फूड चेन और फूड वेब। ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब फूड चेन कैसे चलती है इकोसिस्टम के अंदर, जैसे मैंने बताया इन्वायरमेंट में ये एनर्जी ट्रांसफर का एक मेथड है। और सिंगल फूड चेन में देखें, ये लाइट एनर्जी है, सन है, उसको जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर उस एनर्जी को फिक्स करते हैं, और फिक्स करके एनर्जी वहां फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में बन जाती है। फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, ये ग्रास होपर है, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, वो एनर्जी उसमें आ जाएगी। लेकिन अगेन ओनली 10% आगे जाएगी, ठीक है, सारी की सारी वो आगे नहीं जाएगी जितनी भी फिक्स करेंगे वो। और इस वजह से फ्रॉग को ज्यादा ग्रास होपर्स खाने पड़ेंगे उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए। उसके बाद फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ठीक है, और स्नेक जो है इसको हॉक खा लेगा, जो कि फाइनल कंज्यूमर है। और जब वो भी मर जाएगा तो फिर डीकम्पोजर जो है वो डीकम्पोज करेंगे, जो फंजाई डीकम्पोजर है। और उसके बाद फिर वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स वापस इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी फूड चेन है। और फूड चेन में कुछ चीजें जो कि याद रखनी है आपने। देखिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोर होता है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हर्बीवोर, ठीक है, यानी उसने डायरेक्ट प्लांट को खाना है। और उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, ये सारे के सारे जो होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, या हम ओमनीवोर्स भी इसमें से कुछ लेते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोर्स दोनों को खा सकते हैं, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को। जैसे इंसान है, ये ओमनीवोर है, ये प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खा सकता है। अब ये तो एक सिंपल सी फूड चेन है। और देखना है इसमें, देखें, ये है ट्रॉफिक लेवल वन, इसको कहते हैं T1। T1 पे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। या अगर ट्रॉफिक लेवल टू, इस पे हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर होंगे। उसके बाद आएगा ये T3। T3 पे हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स होंगे। T4 पे टर्शरी कंज्यूमर होंगे। तो मेनली यहाँ तक फूड चेन जो है वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद ऊपर एनर्जी बहुत थोड़ी जाती है। अब ये T5 पे आ गया, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर। और यहाँ तक अब इससे ज्यादा अगर लंबी चेन हो जाएगी तो फिर एनर्जी नहीं जा सकती वहां तक, क्योंकि आप जानते हैं बहुत थोड़ी एनर्जी ऊपर जो है वो जा रही है। अच्छा, फूड वेब क्या होता है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन। फूड चेन का कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि सावधान, एक फूड चेन एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, बहुत सारी फूड चेन है आपस में इंटरेक्ट भी कर रही हैं। और वो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, देखें, यहाँ साथ ही आपको ये नजर आ रही है, सन ने, यहाँ से प्लांट ने एनर्जी को फिक्स किया, अब ग्रास होपर ने उसको खा लिया। अब ग्रास होपर जो है वो फर्दर अगर हम देखें तो वहां से आगे कितनी ज्यादा लाइन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास होपर्स को डायरेक्ट ये हॉक भी खा सकता है। ग्रास होपर जो है उसको डायरेक्ट जो है वो रैट भी उसको खा सकता है, ठीक है। और ग्रास होपर जो है वो स्पाइडर को भी खा सकता है। और जो ये वेसल है, ये स्पाइडर को भी खा सकती है।
ठीक है। और ये ऑल जो है ये रैट को खा सकता है, साथ ये जो है वो हमारे पास हॉक को भी खा सकता है। तो इसका मतलब है कि व्हेन द डिफरेंट फूड चेन्स और कंबाइन टुगेदर in a net-like structure, in a very complicated interaction, that is called the food web, उसको हम food web कहेंगे। तो दो जो है वो आपको वहां पे अगर दिखाया जाए कि ये फूड चेन है या वेब है, तो सिंगल को फूड चेन कहेंगे, अगर ज्यादा आ जाएंगे फूड चेन तो फूड वेब बन जाएगा। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है और यह है फोटोसिंथेसिस का। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और एल्गी करेंगे, और इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि जो लाइट एनर्जी होती है दैट इज फिक्स्ड इनटू केमिकल एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में यहाँ दो स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इधर लाइट की जरूरत है उधर लाइट की जरूरत नहीं। ये आपको ग्रैनम मिल रहा है और इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ देखे लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, लाइट की अब्सॉर्प्शन में वाटर सप्लिट करता है, जैसे ये लाइट आती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। और इसके रिजल्ट में लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में दो प्रोडक्ट बनती हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। अब एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये लाइट रिएक्शन बनी है। अब ये डार्क रिएक्शन को चलाएंगे, क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है ये कैल्विन साइकिल, इसके दो तीन नाम है, कैल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये जैसे मैंने अभी आपको कहा इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें देखें कि ये दोनों जाएंगे इस डार्क रिएक्शन चलाएंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी और जब एटीपी और एनएडीपी यूज हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे एनएडी एटी एडीपी और एनएडीपी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और एनर्जी भी निकल गई, और उसके रिजल्ट में डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल चलेगा और उसके रिजल्ट में बनेगा G3P। G3P क्या है? यह एक ट्राइओज है। ट्राइओज हम कहते हैं तीन कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। अब ये साइकिल एक दफा फिर चलेगा, जब एक दफा फिर चलेगा तो एक G3P और बनेगा, तो एक ट्राइओज और बनेगा, और जब दो ट्राइओज बन जाएंगे तो दोनों मिलके एक हेक्सोस बना लेंगे। हेक्सोस कहते हैं 6 कार्बन वाला जो है वो कार्बोहाइड्रेट, और वो है ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज बनेगा, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनेगा, बल्कि उसमें साइकिल जो है वो दो दफा चलेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि लाइट रिएक्शन हुआ, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होना है? थाइलाकॉइड में होना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थाइलाकॉइड छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होना है? स्ट्रोमा में होना है। ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एक सेल ऑर्गेनल होती है। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्लांट के लिए ही जरूरी है और प्लांट अपनी फूड बनाते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी फूड बनाएंगे तो अगले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाएगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो एनर्जी को अगले ट्रॉफिक लेवल पे ले जाने के लिए ये फिनोमिना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सब लाइफ जो है वो इस पे डिपेंड करती है। दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस इकोसिस्टम। इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी को लाया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा हम एक दो पॉइंट और बात करेंगे। ये आपके सामने एक फ्लावर नजर आ रहा है, इसके आपको कुछ पार्ट देखने हैं। फ्लावर जो होता है उसके अंदर सेपल्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं, आपने फूल में देखा ग्रीन कलर के कुछ सेपल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। फिर पेटल्स होते हैं, पेटल्स कलरफुल होते हैं, जैसे फूल की पत्तियां रेड मिलती हैं, येलो मिलती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, और ये पोलिनेशन में हेल्प करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं अदर ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद दो मेन पार्ट हैं, उसमें एक स्टेमन है और दूसरा पिस्टल, या इसको कार्पल भी ओवरऑल कहते हैं। अब इसमें जो स्टेमन है विच इज द मेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर,
ये इसका मेल स्ट्रक्चर है, और पिस्टल जो है ये फीमेल स्ट्रक्चर है। और पिस्टल के अंदर फर्दर पार्ट कौन कौन से हैं, देखें ये इसके अंदर कार्पल, ओवरऑल इसको सारे को कार्पल कहेंगे। और इसके अंदर ये जो लंबी सी डंडी नजर आ रही है ये स्टाइल है, और बिल्कुल जो टॉप है इसका वो स्टिग्मा है। और इसके अंदर आपको ओव्यूल नजर आ रहे हैं, और ये बाहर जो होती है वो ओवरी है, फूल की ओवरी। और जब फूल की ओवरी होती है उसने आगे चल के फ्रूट बनाना है, और जो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं वो व्यूल से बनते हैं, ये भी याद रखना है। क्योंकि डेवलप करता है तो फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, तो फल जो होते हैं वो ओवरी बनाएगी, और सीड जो है वो ओव्यूल बनाएगा। उसके बाद जो मेल स्ट्रक्चर है उसको स्टेमन कहते हैं, उसमें दो चीजें, एंथर है और फिलामेंट है। फिलामेंट ये डंडी है, एंथर ऊपर ये पार्ट है। इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो कि यहाँ पे गिरेंगे और वो जाके अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे, और फिर जाके वो ओवरी और ओव्यूल और सारा कुछ आगे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये जो फ्लावर के पार्ट हैं इनको आपने लर्न करना है। अब आ जाते हैं पोलिनेशन पे। देखिए पोलिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन जो है उसमें क्या फर्क है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये है कि अगर उसी पौधे के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी पौधे के स्टिग्मा पर गिर जाए, जैसा कि यहाँ पर इससे पहले वाले में हम देखा कि अगर ये पोलन ग्रेन यही गिर जाए और इसी को फर्टिलाइज करके डेवलप करवा दे, ओवरी से फ्रूट बन जाए, ओव्यूल से सीड बन जाए, तो ये तो होगी सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें कोई जेनेटिक चेंजेस या कोई एज सच वेरिएशन नहीं आती, पौधे बिल्कुल उसी तरह के बनते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी और पौधे हो, वो एक ही प्लांट यानी कि स्पीशी एक ही हो, लेकिन किसी और पौधे के पोलन ग्रेन जो है वो किसी और पौधे के ऊपर अगर गिरते हैं तो इससे करेक्टर में चेंज आती है, और इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पोलिनेशन की दो टाइप आ गई हैं, एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी ज्यादा बेस्ट है, तो क्रॉस पोलिनेशन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके रिजल्ट में वेरिएशंस आएंगी। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है, पोलिनेशन वाला पॉइंट जो है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद प्लांट मूवमेंट पे आ जाते हैं। कुछ चीजें जो कि प्लांट के अंदर चेंजेस आती हैं, मूव करते हैं प्लांट। मूवमेंट और लोकोमोशन दो चीजें होती हैं। एक वर्ड मूवमेंट है और एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकोमोशन। देखिए जो लोकोमोशन होता है इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी जगह चेंज करना, ये एनिमल्स में होती है। मूवमेंट का मतलब होता है एक ही जगह फिक्स रहते हुए उसमें किसी तरफ कोई पार्ट का मूव करना, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट एक जगह फिक्स रहते हैं, प्लांट में मूवमेंट होती है, ये बात याद रखना है। उसकी ब्रांचेस मूव कर रही हैं, उसका स्टेम मूव कर रहा है, उसकी रूट मूव कर रही है, तो ये स्टेम मूव कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मूवमेंट के अंदर आती है। दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोनोमिक जो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी ऑटोमेटिकली उसमें होती रहती है, और रहती है इंड्यूस्ड, ये इसको पैराटोनिक कहते हैं, यानी वो किसी स्टिमुलस की वजह से हो रही है। अब इसमें जो स्पॉन्टेनियस है उसमें मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ये प्लांट में एज सच नहीं है, ये कुछ लोअर जो एल्जी वगैरह होते हैं या यूनिसेल उनके अंदर होती है, अदरवाइज जो हायर प्लांट है उनके अंदर ये नहीं होगी। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, आप जानते हैं प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ उसने करना ही करना है, स्पॉन्टेनियस है। वेरिएशन एंड मूवमेंट, इसी तरह से जो मूवमेंट है उसके अंदर नोटेशन और नास्टिक होती है। नोटेशन जो होते हैं वो ऐसे जिग जैग वे में प्लांट की मूवमेंट होती है, उसको नोटेशन कहते हैं। नास्टिक जो होती हैं वो हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब उसके बाद पैराटोनिक में अगर हम आ जाए, यानी कि इंड्यूस्ड में आते हैं, तो इस पर ट्रॉपिक और टेक्टिक। ट्रॉपिक और टेक्टिक में क्या होता है, ट्रॉपिक जो वर्ड है ये ट्रोपोस से मिला है, इसका मतलब होता है टर्न करना, यानी प्लांट एक जगह से किसी एक तरफ टर्न करेगा, उसको कहते हैं ट्रॉपिक। अब वो किधर टर्न करेगा,
उसमें डिफरेंट स्टिमुलस हो सकते हैं। टैक्टिक का मतलब होता है एज ए होल किसी चीज का, चाहे वो प्लांट के अंदर है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको टैक्टिक कहते हैं। बकायदा जगह से एक से दूसरी जगह चले, चाहे वो सेल के अंदर भी किसी चीज कोई चीज होती है या कुछ और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फिनोमिना होता है। अब मेनली यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्यों प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। वो जियोट्रॉपिज्म हो सकती है, ग्रेविटी की वजह से। अब देखें रूट्स नीचे जाती हैं, तो रूट्स जो नीचे जा रही हैं वो ग्रेविटी की वजह से जो है वो मूव कर रही है। फिर फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह, स्टेम ऊपर आ रहा है तो ये लाइट की वजह से मूवमेंट होती है और वो फोटो लाइट है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की वजह से मूवमेंट। कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिज्म, ये टच की वजह से मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बेलें वगैरह जो होती हैं वो किसी भी लाइक वॉल के साथ, किसी भी जो है वो सरफेस के साथ ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, तो वो मूव कर रही है और उसको वो जैसे जैसे टच मिल रहा है वो आगे आगे जो है वो मूव कर रही है। इस तरह टैक्टिक में फोटोटैक्टिक भी है, कीमोटैक्टिक भी है, थर्मोटैक्टिक भी है, लेकिन टैक्टिक जो है वो एक चीज का दूसरी जगह जाना। जैसे प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेल के अंदर वो लाइट की तरफ जाते हैं, सेल में जहां लाइट जिस तरफ से आ रही होती है प्लांट में वो उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा आप देखें इसमें एमसीक्यू है, इनको पढ़ के आपने कोशिश करनी है, अगर आपको आता हो तो उसको आंसर करना है। फर्दर हम इसको फिर डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज निश, बायोम, हैबिटेट और हैबिट। हैबिटेट। 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 जी, हैबिटेट। ये इसके अंदर जो हैबिटेट है ये हैबिटेट। इसमें आएगा। देखिए निश जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बायोम जो होता है दैट इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये एक बड़ी कम्युनिटी को कहते हैं। जैसा कि एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसा कि डेजर्ट, ये भी एक बायोम है। जैसा कि रेन फॉरेस्ट, ये एक बड़ी कम्युनिटी, उसको बायोम। बायोम और बायोस्फीयर में फर्क होता है। बायोस्फीयर इज समथिंग डिफरेंट, बायोम इज डिफरेंट। बायोस्फीयर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिसके अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है वो बायोस्फीयर है। विच इज द रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबल एनर्जी बायोमैस। रिसोर्स। इकोसिस्टम रीन्यूएबल, बायोमैस। जी बायोमास जो है वो रीन्यूएबल है। अब देखिए दो चीजें, एक होता है रीन्यूएबल और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। ये जो आपके सामने तीन है ये है नॉन रीन्यूएबल। ये दोनों टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीन्यूएबल वो होता है जो कि वापस बन जाए और रिप्लेनिश्ड हो जाए, उसको हम रीन्यूएबल कहते हैं। लेकिन नॉन रीन्यूएबल होता है जो जैसे अब कोल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, ठीक है, गैस है। अब जब ये एक दफा यूज होती है तो जल जाती है, यानी ये दोबारा से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। लेकिन बाकी जो है लाइक मैं कहता हूँ पानी है, पानी एक दफा यूज होता है, जमीन के नीचे चला जाता है या बाहर चला गया, वेपरेट होकर ऊपर चला गया, फिर बारिश बन के बरस जाएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। सॉरी रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो वापस दोबारा से नहीं बनते, रीन्यू नहीं होते, एक दफा यूज हो जाए तो ये खत्म हो जाते हैं। इस वजह से हमें इनका यूज जो है वो बहुत ज्यादा केयर के साथ करना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे अब हम फॉसल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो इसके लिए वर्ड अगर मैं यूज करूंगा, हम कहते हैं फॉसल फ्यूल, तो ये नॉन रीन्यूएबल है फॉसल फ्यूल। तो ये हम दोबारा इसको हमें नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। Which statement is correct with respect to food chain? Every component of food chain form a trophic level. Interrelation between different food chain is known as food web. All the chain formed by nutritional relation is used to understand energy flow. All of the above. ऑल ऑफ द अबव। Yes, सारी के सारे सही है।
हर एक सेपरेट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, इंटर रिलेशन को फूड वेब कहते हैं, और इसमें हम एनर्जी फ्लो को ही देखते हैं। तो ये इसमें ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। विच आर फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, किसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? सेकेंडरी कंज्यूमर को, डिकम्पोजर को, प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को? प्राइमरी प्रोड्यूसर। डीकंपोजर को। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्योंकि देखें, क्योंकि ये बेसिक ट्रॉफिक लेवल है, तो यहां हमने देखा था सबसे ज्यादा किलो कैलोरीज एनर्जी थी अबाउट 10,000, और उसके बाद फिर आगे कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास एनर्जी होती है, और टर्शरी के पास कम थी, वो सबसे कम ऊपर। जितनी फूड चेन लंबी होती जाएगी, अब देखे ना, इसलिए जो अगर मैं कहूँ फूड चेन के जो 3 to 5 लिंक्स वाली अगर फूड चेन है तो ये स्टेबल होती है, और अगर इससे ज्यादा लिंक्स आ जाए तो फिर वो उतनी स्टेबल फूड चेन नहीं रहती, क्योंकि फिर उसके बाद एनर्जी इतनी नहीं होती कि ऊपर ट्रांसफर हो। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, इन एनी डायरेक्शन, ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। in any direction, any direction, one, always unidirectional, यूनिडायरेक्शनल इज करेक्ट। देखें, प्रोड्यूसर से हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर को ही मिलेगी एनर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो है वो ग्रास होपर है और वो प्राइमरी कंज्यूमर है और इसने ग्रास को ही खाना है, और अगर एनी डायरेक्शन हो तो इसका मतलब है ये भी होगा कभी कभी घास जो है वो ग्रास होपर को खा लेगी। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी, ठीक है, और ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। नाइट्रोजन इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और ऑल। nitrates, C, अच्छा, प्लांट तीनों फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकते हैं, अमोनियम की फॉर्म में, वो नाइट्राइट्स, कन्वर्ट करते हैं ना सबको, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। लेकिन अगर आ जाता मोस्टली तो फिर ये आना था। अपटेक प्लांट सबका कर सकते हैं, लेकिन अगर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मोस्टली तो फिर नाइट्रेट्स आना था। वो इनमें इंटर कन्वर्जन होनी, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। लेकिन प्लांट्स जो है वो अपटेक कर सकते हैं तीनों का अमोनियम, क्योंकि ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक है। NH4, NO2, NO3 तीनों को ले सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यानी कि अगर मोस्टली आए तो फिर नाइट्रेट्स को लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ N2 to N, N2 to NH3, N2 to NO3, N2 to यूरिया। बीटा, C ऑप्शन, बीटा इज करेक्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये नाइट्रिफिकेशन है। अब दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। सर इसमें आयन का डिफरेंस है, इसमें देखें, जो डिफरेंस में हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा ना, वहीं पर ये लिखा हुआ था कि अगर तो अब ये गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये इनर्ट फॉर्म है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। लेकिन जब इसके अंदर N2 यहां पर, बल्कि N2 जो है ये भी डायरेक्ट करेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली यहां पर सही है। N2 ने पहले NH3 में आना था, NH3 ने NO2 और NO3 के अंदर जाना है, इसको नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन बीटा ही है।
Ammonification is the formation of ammonia from nitrates by decomposers, ammonia from nitrogen, ammonia from amino acid, ammonia from nitrates by nitrogen fixer. A. इसमें सी करेक्ट है. ऑप्शन सी, क्योंकि वो आयंस बनता था. अब अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड, क्योंकि देखिए अमोनिफिकेशन क्या था? अमोनिफिकेशन था कि जो डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों की डेड बॉडीज है, इनको वो कन्वर्ट करेगी NH4 अमोनियम आइन के अंदर, और यहां से यह डिकम्पोजर, और इसी को हम अमोनिफिकेशन भी कहते हैं. नाइट्रोजन साइकिल को आप देखेंगे वहां आपको अमोनिफिकेशन मिलेगा, यहां डिकम्पोजर्स है. ठीक है, और ये इसमें कन्वर्ट कर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, पहला स्टेप है. Conversion of nitrates to nitrogen is called. B option. D is correct. Denitrification, यानी वापस नाइट्रोजन बन रही है नाइट्रेट से. अब इससे क्या होता है? इससे सॉइल में नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी. प्लांट्स ने क्योंकि नाइट्रेट्स को ज्यादा लेना है, तो प्लांट्स में उसको नाइट्रेट्स नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंट सॉइल बन जाएगी. डी इज करेक्ट. Photosynthesis occurs in chloroplast, Golgi body, endoplazmic reticulum, nucleus. Chloroplast. Chloroplast. The optimum temperature for photosynthesis is 25 to 35 degree, 10 to 15 degree, 35 to 40 degree, 20 to 25 degree. 35 to 40. A. इसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें मिलेगा, वो जिसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम हो रही होती है, दैट इज द 25 to 30 डिग्री या 35 डिग्री. ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो नॉर्मल वे के अंदर जो है वो चल रही है. इससे ज्यादा फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, और मिनिमम जो है वो 10 to 15 डिग्री पे होती है, सबसे कम. ठीक है. Where does the light reaction take place? लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? Granum. A. ये में होगा, यहाँ लाइट रिएक्शन होगा, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन. Dark reaction. और ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज कहां बनती है, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनती है, लाइट में नहीं बनती. कार्बन डाइऑक्साइड कहां यूज होती है? डार्क में यूज होती है. लाइट में वाटर यूज होता है, और ऑक्सीजन रिलीज डार्क लाइट में होती है. और लाइट में दो चीजें बनती है, जैसे मैंने आपको बताया, ATP और NADPH2. ये ATP में क्या होता है? ATP में एनर्जी होती है, और NADPH2 में क्या होता है? इसमें एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये दोनों के दोनों डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं उसको चलाने के लिए, जिसके रिजल्ट में डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है.